जैसे मैं बता रहा हूं कि दुनिया भर में क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने, सुनने, समझने को मिलती हैं, लेकिन अच्छा क्रिप्टो कौन सा है, ठीक है, अच्छा क्रिप्टो कैसे पहचाना जाता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स जो आते हैं उसमें क्या खामियां हैं, क्या चीजें हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट आता है तो क्या होता है कि जो जो प्रोजेक्ट डेवलप करता है वो तो क्या बोलेगा, सबसे अच्छा है जी, हमसे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट दुनिया में है ही नहीं, ठीक है ना। कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स को बुरा नहीं बोलता है, चाहे कितनी ही खामियां क्यों ना हो। उन प्रोजेक्ट्स को कौन जस्टिफाई करता है कि वो सही है कि गलत है, उसको जज करता है एक थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यानी एक ऑडिटर उसको जज करता है। तो वो ऑडिटर का क्या भूमिका है, वो क्या करता है और वो कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे ऑडिट करता है, वो एक टॉपिक है जिस टॉपिक को आज हमारे ट्रेनर आप सबके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, हमारे बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर हैं, उनको सुनने के लिए आप सब जो 300 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन सब के ब्याह पे मैं दिल की गहराइयों से तालियों के साथ मैं स्वागत करूंगा हमारे नितिन पाटिल सर को। ओवर टू यू नितिन सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं नितिन पाटिल आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आज के सेशन में। गिरीश सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। ओके, चलिए। तो देखिए, आज जैसे कि गिरीश सर ने आपको एक्सप्लेन किया है कि आज का जो सेशन है वो हम जो पिछले कई दिनों से वर्ड सुन रहे हैं कि पैना एक्सचेंज है या पैना का जो भी अपना टोकन है, इसको हम है ना ऑडिट करा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है और इस वजह से हम फर्दर प्रोसेसेस हमारे रुकी हुई हैं। ये हम क्या कर रहे सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो एक्चुअली ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी होंगे, बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं ओपिनियंस होंगी, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, हर किसी का अलग अलग सोचना भी होता है। अब कई लोग ये कहेंगे कि सर विदाउट ऑडिट ये काम चल सकता है क्या? अगर ये सीधा सवाल होगा तो मैं कहूंगा डेफिनेटली चल सकता है। बिना ऑडिट किए, बिना कुछ रिपोर्ट लिए एक हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर दिया और उसको सीधा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया तो चल सकता है। लेकिन ऐसा है तो हम वैसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इतने दिनों से हम परेशानियों में हैं, फिर भी हम लोग उसके लिए हम मतलब क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो चाहिए ही चाहिए? तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी था। तो देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ शुरू करने से पहले, ताकि ये कितना इंपॉर्टेंट था ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, समझ लो अगर एक बंदा है, समझ लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है रमेश। अब रमेश है ना, क्रिकेट में बहुत बढ़िया बंदा है, मतलब क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वो एक बढ़िया क्रिकेटर है और वो है ना उसका पैशन भी है और वो प्रोफेशन बनाना चाहता है क्रिकेट को। अब ये तो उसकी मतलब ये उसका हो गया कि उसकी सोच हो गई कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, प्रोफेशनली क्रिकेट ही खेलना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? भाई बहुत दिनों से देख रहे हैं तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, अब तू खेल कूद पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, खेल कूद अच्छा है, लेकिन भाई तुझे साथ ही साथ में सीखने पे भी क्या करना चाहिए, लर्निंग पे बहुत ज्यादा काम करो, सीखो, पढ़ो लिखो, तभी आपको नौकरी मिलेगी, पैसा कमाने का कुछ सोचो। क्रिकेट खेलने से पैसा मिलेगा नहीं, क्रिकेट खेलोगे इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा तभी जाके कहीं तुम्हारा कुछ तो हो सकता है, अदरवाइज कुछ होने वाला तो है नहीं है। क्यों आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, अपने इसके लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, अपने पैशन के लिए खेल लो, बात काफी है, बढ़िया, बहुत ज्यादा इसमें फोकस मत करो, ये कह रहे हैं घर वाले। अब दोस्त भी कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे तू अच्छा खेलता है मैं मानता हूं, लेकिन है ना पढ़ाई लिखाई पे भी फोकस कर, नहीं तो आगे चल के नौकरी नहीं मिलने वाली। ओके, स्कूल में भी कर रहे हैं टीचर्स, भाई तेरी पढ़ाई इससे खराब हो रही है, तू है ना ट्रेनिंग करना कम कर और फोकस कर स्कूल पे। गांव वाले भी वही कर रहे हैं। जो मतलब जो भी उसको जानता है वो हर कोई उसको क्या कह रहा है कि भाई फोकस कहाँ पे ला? पढ़ाई पे ला, सीखने पे ला,
इससे होने वाला क्या है, आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। अगर नौकरी मिली तो पैसा आ सकता है। अब पैसा कमाना चाहते हो तो जॉब के हिसाब से अपना प्रोफेशन को भी मैनेज करो, ये लोगों का कहना हो रहा है। लेकिन वो बंदा है ना पैशनेट है किसके बारे में, क्रिकेट के बारे में। अब इससे हो क्या रहा है, देखो दो चीजें हो रही है, ना उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, किसी चीज का रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं मिल रहा और कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा, फिर भी वो बंदा लगा पड़ा है क्रिकेट खेलने में, अपनी मतलब टेक्निक सुधारने में और अपना स्किल बढ़ाने में। ऐसा है, होते होते कई दिन गए और एक दिन ऐसा हो गया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैच हो या समझ लो स्टेट लेवल की मैच हो, टूर्नामेंट थी और उसमें उनकी टीम है ना फाइनल्स में चली गई। अब फाइनल्स में जब चली गई तो ऐसा हुआ कि वो फाइनल्स का जो चीफ गेस्ट था वो कौन थे, वो हमारे MS धोनी थे। अब हुआ ये कि जब उन्होंने उनका खेल देखा पूरे मैच के दौरान, धोनी ने उनका सारा कुछ मैच के दौरान उनको देखा कि वो कितना अच्छा खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। अब हुआ क्या, उस मैच में उन्होंने मैच तो जीती, साथ ही साथ में उसमें ऐसा हुआ कि भाई को क्या मिल गया, मैन ऑफ द मैच मिल गया और वो मैन ऑफ द मैच धोनी के हाथ से उसको दिया गया। इसकी वजह से हुआ क्या, अब धोनी ने माइक लेके उनकी तारीफ की, तारीफ में कहा कि भाई आपकी टेक्निक देख के मुझे ऐसा लगा कि आप एक बढ़िया प्लेयर हो, टेक्निकली आप आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, और इसीलिए मैं आपको ऑफर करना चाहता हूं जो मेरी एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी, आप उसके लिए खेलें। इससे क्या हो गया देखिए, अब इसकी वजह से उसको है ना एक अप्रिशिएशन मिला, किससे, एक मतलब रेप्यूटेड बंदे से उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला, अप्रिशिएशन मिला, अप्रिशिएशन भी मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला। इसकी वजह से उसकी अहमियत है ना अब उसके घर में भी आ गई, घर वाले भी कहने लगे अरे धोनी कह रहा है तो ये बढ़िया होगा, हम कितना भी कहें उससे ज्यादा तो, हमसे ज्यादा तो उसी को पता है, अगर वो कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब वो अप्रिशिएट भी कर रहा है और क्या कह रहा है कि मेरी एकेडमी में खेलने के लिए स्टार्ट करो, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो वहां पे अप्रिशिएशन मिला, गांव में मिला, स्कूल में भी मिला, तो इस वजह से वो फेमस हो गया। अब इस वजह से उसको कोई ये नहीं कह रहा कि अभी तू नौकरी की तरफ जा, भाई तू क्रिकेट खेल, तू अच्छा खेल सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये चेंज किस वजह से हुआ, एक रेप्यूटेड बंदे ने उसको अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया, इस वजह से लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल गया। अब यही चीज अपने कम्युनिटी में भी हो रही है, मैंने इस तरह से उसको सोचा था। तो देखिए क्या हुआ है, जो डेवलपर है नितिन सर हो या फिरोज सर, इन लोगों का है ना क्रिकेट बहुत अच्छा है, मतलब टेक्नोलॉजी पे वो बहुत बढ़िया है। हम उनके फैमिलीज हैं, कम्युनिटी है, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, हम उनको कह रहे हैं भाई क्रिकेट तुम्हारा अच्छा है लेकिन काम धंधे का कुछ देखो, पैसा कैसे आएगा इसके ऊपर फोकस करो, ना कि खाली क्रिकेट खेलो। तो वो मान नहीं रहे, कितने दिनों से नहीं मान रहे कि भाई हमें है ना बढ़िया खेलना है, बढ़िया बनाना है और बढ़िया ही डिलीवर करना है। ये सोच के ना थोड़ा हमारा गुस्सा भी वो सहन कर रहे हैं, सह रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं, लेकिन उनको पिछले हफ्ते जैसे कि उन्होंने कहा, उन्होंने दिखाया कि उनको एक रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन जो मिला है वो मिला है सर्टिक से। अब सर्टिक इस इंडस्ट्री का MS धोनी है क्या? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो कंपैरिजन तो नहीं करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में सर्टिक ही MS धोनी है, लेकिन वो एक ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, रेप्यूटेड है, वेल नोन है, लोग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो उसको जानते हैं, और अगर और अप्रिशिएट कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को, इस सिस्टम को, तो जरूर इसमें कुछ हो सकता है। अब वो क्या करता है, वो कौन है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में क्या है, और ये अप्रिशिएशन आने से पैनोरामा एक्सचेंज हो या पैनोरामा टोकन हो, इसको क्या रिकॉग्नाइजेशन का बेनिफिट होगा, अप्रिशिएशन का क्या बेनिफिट होगा,
थोड़ा वो ही आज मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर कोई कंफर्म करेगा मेरी स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल शेयर? बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो गया आपका। ओके, चलो। जूम दिख रहा है आपका, जूम यस यस यस, जी जी बिल्कुल। अभी मुझे मैंने बोला नहीं होगा। ओके, जी पीपीटी चालू हो गया आपका। ओके। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज हम जो भी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये सारा कुछ है ना एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन है, सेलिंग रिकमेंडेशन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ये हाईली स्पेकुलेटेड भी हो सकती है या रैपिडली फ्लक्चुएटेड भी हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपका बाय या सेल करने का डिसीजन होता है, उसके लिए है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आज की जो सेशन है इसको है ना इंफॉर्मेटिव ले लेना, और इसके बाद जो भी बाय सेल करना है इसके लिए अपनी खुद की एक एडिशनल रिसर्च करना, प्रोफेशनल एडवाइस लेना, अगर कोई आपके पास प्रोफेशनल है तो उनसे लेना, क्योंकि इस वजह से आप अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। अगर इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ आपने कुछ किया, कल जाके आज जो चीजें हैं वो कल बदल सकती हैं। इसीलिए समझ लेना कि ये इन टेम्पररी भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि जो आज के लिए मतलब लागू होती हैं, लेकिन आगे चल के वो बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये एक रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ये प्योरली एजुकेशनल सेशन है। ये पहले मैं क्लियर कर दूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम पिछले कई दिनों से नाम सुन रहे हैं सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट का। अब ये सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट है क्या? ये सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो है एक वेब 3, जो सिक्योरिंग वेब 3 वर्ल्ड करके उनका मतलब टैगलाइन है। सर्किट जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक टाइप ऑफ ऑडिट कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन पे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उन सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का वो ऑडिट कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि ये वेब 3 मतलब वेब 3 में क्या क्या आएगा, खाली टोकन नहीं आएंगे, उसमें डेक्स आएगा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आएगा, उसके बाद अपने टोकन्स आएंगे, एनएफटी आएगा, उसके बाद एक्सचेंजेस आएंगे, ब्लॉकचेन भी आएगा। ये सारी चीजें वेब 3 में आती है। ओके, तो ये सारा कुछ वो ऑडिट कर सकते हैं और वो करते हैं, उनकी वो खासियत है। अब इन्होंने आज तक कितने ऑडिट करे हैं इस तरह के? 3563 प्रोजेक्ट्स का उन्होंने ऑडिट किया है। अब ये जो उन्होंने ऑडिट किया है और उनकी टोकन्स हो या कोई डेक्स हो, उनकी वैल्यू जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी पॉलीगॉन का उन्होंने ऑडिट किया है, तो पॉलीगॉन की मार्केट कैप कितनी है वो, और इसी तरह से 3563 सारे प्रोजेक्ट्स का टोटल वैल्यू अगर देखेंगे मार्केट में तो वो कितना है? $364 बिलियन का उन्होंने असेट्स के ऑडिट किए हैं। अब कितने इन ऑडिट्स में उन्होंने कितने वर्नेबिलिटीज ढूंढी है, मतलब कमियां ढूंढी है प्रोजेक्ट्स में, तो उन्होंने कम से कम 60,000 से ज्यादा उन्होंने ना इन प्रोजेक्ट्स में क्या किया है, कमियां ढूंढी हैं और उनको डेवलपर्स को रेकमेंड किया है, उसको करेक्ट करके उसको प्रॉपर किया है। ये उनका थोड़ा क्या है इंफॉर्मेशन है। और ये जो सर्टिक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है? जैसे मैंने कहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तो ऑडिट करती है, और दूसरी चीज वो करते हैं ऑन चेन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। अब ऑन चेन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है? अब ऑन चेन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग मतलब जो भी टोकन हो या एनएफटी हो या ब्लॉकचेन हो, इस ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन को ये मॉनिटर करते हैं और उसके साथ डेटा इंसाइट्स मतलब एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके बिहाफ ये एनालिटिक्स क्रिएट करके आपको, हमको, पब्लिक को क्या करते हैं, वो दे देते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो सॉरी
अब इन लोगों को होता क्या है, इनका क्या होता है कि इन सभी इनसाइट्स की वजह से, इन एनालिटिक्स की वजह से जो इंडस्ट्री में टेक्निकली स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों को आसान हो जाता है ये सब करना। अब उसके साथ और क्या करते हैं, वॉलेट ट्रेसिंग एंड विजुअलाइजेशन। मतलब अगर कोई है जो बंदा एक आध वॉलेट ट्रेस करना चाहता है, ये फंड जहां से आया है उसको ट्रेस करना है, मतलब कोई गलत वॉलेट से आया तो नहीं है, ये सब चीजें अगर वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कोई और उनको काम दे देते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो भी काम करती है। एक दो तीन चीजें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की, इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं जो ये करते हैं, उसमें ये मेजरली ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। अब ये लोग हर किसी वॉलेट का, हर किसी अपने कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट कर सकते हैं क्या? तो ये कंपेटेबल है, इकोसिस्टम इनका किन किन ब्लॉकचेन्स पे कर सकता है काम, तो कुछ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे भी। BNB चेन पे जो भी टोकन्स होंगे या तो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका ये ऑडिट कर सकते हैं, इथेरियम का कर सकते हैं, इथेरियम पे होने वाले सारे कर सकते हैं, एवलांचे पे, सोलाना, अल्गोरांड, नियर, कॉस्मोस, पॉलीगॉन या एडॉप्ट, इन सारी ब्लॉकचेन्स पे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उन सभी का ये क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने 3,500 प्रोजेक्ट्स का इन्होंने क्या किया है, ऑडिट किया है। थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पे जाके समझ लेते हैं कि वेबसाइट इनकी क्या शो करती है, क्या क्या चीजें वहां पे है, हम समझ लेते हैं। चलिए, ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ओके, देखिए ये सर्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्टिक की वेबसाइट है। अब सर्टिक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे क्या है, जो मैंने यहीं से सारा कुछ पीपीटी में लिया हुआ था, सिक्योरिंग द Web3 वर्ल्ड। मतलब ये Web3 वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी चेक करने का काम ये लोग कर रहे हैं। वही मैंने जो नंबर्स दिए थे, 3,564 या $364 बिलियन, 60,000 वल्नरेबिलिटीज इन्होंने क्या की है, ढूंढी है। अब यहाँ पे ना डैशबोर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या है, अलर्ट्स हैं। इन्होंने कुछ अलर्ट्स जारी किए हैं इनके प्रोजेक्ट्स, जो भी अब तक इन्होंने प्रोजेक्ट्स वेरीफाई किए हैं या जिन जिन का इन्होंने ऑडिट किया है उनमें, या बाहर के एनालिटिक्स भी, बाकी जिनका किया नहीं है उनका भी कुछ एनालिटिक्स ये रखते हैं, उनके भी कुछ डिटेल्स इन्होंने कंफर्म की है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लिनगो प्रोटोकॉल नाम से कोई प्रोजेक्ट है, इसमें उनको क्या मिला है, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब इस पे आप अब अगर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है ना, कम से कम $1.6 मिलियन के फंड्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। किस वजह से? प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। ये इन्होंने अलर्ट जारी किया है। साथ में एक यील्ड रोबोट नाम से एग्जिट स्कैम हुआ है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट डैशबोर्ड पे जाएंगे तो लेंड हब में भी एक्सप्लॉइट हुआ है कुछ, तो फेक सर्कुलेट कॉन्ट्रैक्ट्स नाम का कोई है, उसमें भी कुछ 2.5 मिलियन का स्कैम हुआ है। ठीक है, तो LLT यहाँ पे भी कुछ स्कैम हुआ है। इसमें अमाउंट कितना है, इसमें अमाउंट यहाँ पे नहीं दी गई है। 95% टोकन वी आर सोल्ड ऑफ यहाँ पे कुछ तो स्कैम ही है, एग्जिट स्कैम है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो इस तरह से। तो इन्होंने ये अलर्ट्स का एक दिया है। ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने शो करे हैं। ठीक है, रिसेंटली कंप्लीट कौन कौन से ऑडिट हुए हैं उनका सारा यहाँ पे डेटाबेस दिया गया है। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स की दी है जिनका उन्होंने ऑडिट किया हुआ है ऑलरेडी। अब ये कितने हैं पूरा अगर नीचे आके देखेंगे, यहाँ पे एक पेज में
100 है, ठीक है। ऐसे कितने प्रोजेक्ट उन्होंने वेरीफाई किए हैं? 2769। ऊपर तो लिखा है 3500 और नीचे लिखा है 2700। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में दो हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पैनोरामा एक्सचेंज और पैनोरामा टोकन, ये दोनों तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। एक साथ में अगर दोनों का आया होगा तो ये काउंट होगा प्रोजेक्ट एक ही, लेकिन उनके दो अलग अलग ऑडिट्स होते हैं। अब ये जो कंपनी है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, अबाउट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत मतलब नामचीन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारे लोग इसमें क्या है, इन्वेस्टर है, जैसे कि इनसाइट है, सिक्यूआ है। अब इसमें ये जो पूरे नाम है ऊपर वाले, ये सारे है ना, हमने कभी सुने नहीं होते, लेकिन ये इनका अगर आप बैकग्राउंड निकाल के देखेंगे तो इनमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मतलब ये वेंचर कैपिटल होते हैं। मतलब एक आध टेक्नोलॉजी वाली कोई कंपनी हो तो उसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे चल के बहुत रिटर्न्स देती है। तो मैंने जब चेक किया था, ये टाइगर ग्लोबल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इसने टाटा को भी टाटा का जो 1 mg वाला प्रोजेक्ट है, 1 mg मतलब हेल्थ केयर वाला वेबसाइट है, वहां पे सारा आप अगर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का डाल देते हैं तो उस क्या बोलते हैं उसको, उस दवाई के सारी डिटेल्स दे देता है। वैसे एक वेबसाइट बनाई है, टाटा ने बनाई है, उसमें भी इन्होंने पैसा लगाया है। और इसने मेरे हिसाब से 2-3 हजार कंपनियों में पैसा लगाया। तो ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको फंडिंग कर रही है, इस सर्टिक को। और हमें पता है ऐसे दो नाम भी यहाँ पे है, वो कौन से हैं? बाइनांस ने भी इसमें पैसा लगाया है, इनको फंडिंग कर रही है। और कॉइन बेस भी है जो इनको फंडिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी ये चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म पे आने वाले प्रोजेक्ट्स, अगर सर्टिक या ऐसे कोई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या कर रही है उसको अगर वेरीफाई कर रही है, तो उनको भी आगे चल के दिक्कतें ना हो। अगर उनके अवार्ड्स देखेंगे तो ये 4 उनको अवार्ड भी मिले हुए हैं, कौन कौन काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये टीम का बैकग्राउंड सारा कुछ यहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब ये तो मतलब कॉमन चीजें हैं, आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वो क्या है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या है। देखिए, अगर पैनोरमा एक्सचेंज का ऑडिट आ गया तो उसको भी यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे क्या? यस। जो जो कंपनी, जो जो ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोजेक्ट ये क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जिसके साथ इनका ऑडिट कंप्लीट हुआ है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को ये अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो लिस्टिंग हुए हैं वो यहाँ पे नाम है। इसमें क्या क्या वेरीफाई उन्होंने किया है, कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, ये पहला है पॉलीगॉन, जिसको हम जानते हैं मैटिक, जिसका टोकन है पॉलीगॉन। ये क्या है? एक ब्लॉकचेन है। यहाँ पे अगर कैटेगरी में आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल है क्या। देखिए, इसका इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, उसका ब्लॉकचेन कौन सा है, इसका पॉलीगॉन ही ब्लॉकचेन है। अब इन्होंने कैटेगरी में दिया है L2 स्केलिंग, मतलब लाइन 2 ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब शिबा INU क्या है? ये डेक्स है। इथेरियम का उन्होंने क्या लिया है? इकोसिस्टम, मतलब ब्लॉकचेन, किस ब्लॉकचेन पे है वो? इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है। अब डेक्स है, ईबा इनू क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे कि पैनोरामा है उसी हिसाब से ये भी डेक्स है। तो ये NFT भी, डीफाई डीफाई भी इन्होंने वेरीफाई किए हैं, NFT गेमिंग, NFT डेक्स, प्ले एंड अर्न, ऐसे सारे कैटेगरी में इन्होंने प्रोजेक्ट्स को क्या किया है? वेरीफाई किया है। अब ये सारे के सारे यहाँ पे लिस्टिंग को कर दी है इन्होंने। अब ये इतना ही है या इसमें कुछ और देते हैं? अगर मैं इस पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्टिंग में जा रहा हूँ, लिस्टिंग में जाके मैं पॉलीगॉन पे क्लिक कर रहा हूँ खाली। अब देखिए, पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद हमें ना डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये पेज ओपन हो गया।
देखिए पेज रिफ्रेश हो गया बढ़िया से। चलो अब देखिए क्या क्या डिटेल्स वहां पे मिलती हैं, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, टोकन प्राइस कितना चल रहा है कल के हिसाब से कितना, मतलब ये तो कॉमनली हम किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, वो डिटेल भी यहाँ पे उन्होंने डाल रखी है। अब इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, ये यहाँ से जो शुरू होता है ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ये सारा समझ लो, अगर ये समझ लोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो पैनोरामा एक्सचेंज हो या पैनोरामा टोकन है उसको इस ऑडिट से क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो सारा कुछ आगे चल के हमें इसी पेज पे समझ आने वाला है। तो ये सारा कुछ ध्यान देके समझ लेना। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक पॉलीगॉन है, अब इसको है ना रैंक देखो कितना मिला है, रैंक मिला है 1, पहले रैंक पे है। किस वजह से, इन्होंने इसको एक स्कोर दिया है स्काईनेट ट्रस्ट स्कोर, इनका इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है 100 में से 95 स्कोर उसको मिला है उस प्रोजेक्ट को। अब उनको कैटेगरी क्या मिली है, एक्सलेंट कैटेगरी में है अभी जो प्रोजेक्ट को स्कोरिंग मिला है सॉरी कितना मिला है 95, किससे मिला है, जो उनका स्कोर देने वाला डिपार्टमेंट है उससे। अब ये हो गया 95 उनका मिला, ओके। अब मार्केट एंड कम्युनिटी मतलब लोग जो हैं, लोग भी तो कुछ ना कुछ तो उसको रिकमेंडेशन देते हैं, उसका कुछ ना उनके हिसाब से उसका क्या होता है एनालिटिक्स होते हैं, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, वो सब कुछ देख के कम्युनिटी और मार्केट से जो आ रहा है डेटा उस हिसाब से उसको मार्क्स कितने मिले 100 में से 93। देखिए अब हाइलाइट्स क्या है स्कोर के, देखिए प्रोजेक्ट इज रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटिवली क्या है डिसेंट्रलाइज है, ये इसका पहला हाईलाइट है। दूसरा लार्ज मार्केट क्या है, मतलब पॉलीगॉन जो है इंडस्ट्री में लार्ज क्या मार्केट कैपिटल रखने वाला एक क्या है टोकन है जो टॉप 25% में आता है। लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या मेंशन किया है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग रनिंग है, आधे अधूरे इमिडिएटली खत्म होने वाले, इसका आगे चल के कोई लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने मेंशन किया है खुद से, ठीक है। ट्रस्ट स्कोर नंबर 1 ऑलमोस्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है रैंकिंग फर्स्ट पे है, तो इस वजह से ट्रस्ट स्कोर उसको बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है। तो यही चीज है, अलग अलग बाकी ये देखिए काइंडली नेटवर्क है, उसके बाद उसी हिसाब से ये मतलब जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया वो उन्होंने चार्ट पे यहाँ पे मेंशन किया है कि मार्केट एंड कम्युनिटी का स्कोर कितना है 93 यहाँ पे दिखाया है, 95 उनका सिक्योरिटी स्कोर है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करके लाइन चार्ट दिखाया है, ठीक है। तो ये एक चीज होगी अब नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कोड ऑडिट हिस्ट्री, इन्होंने कोड का ऑडिट किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन की है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, 2 ऑडिट अवेलेबल है, मैंने कहा था कि 2700 प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन ऑडिट कितने हैं 3500। अब इसमें इस पॉलीगॉन में भी कितने हैं, एक पॉलीगॉन है लेकिन 2 उसके क्या है मैटिक और मैटिक स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 2 क्या है प्रोजेक्ट उन्होंने ऑडिट किए हैं। अब मैटिक का पहले समझ लेते हैं, बाद में स्टेकिंग का भी उसी हिसाब से आप देख लेना। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैटिक में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। अब ये यहाँ पे रिपोर्ट अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके देखता हूं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इन्होंने रिपोर्ट में टोटल फाइंडिंग्स मतलब क्या कमियां जो वल्नरेबिलिटीज मेंशन की थी वो क्या है, कमियां कितनी मेंशन की थी 14, टोटल प्रोजेक्ट में उन्होंने 14 डिफेक्ट्स पाए थे। अब उसमें से अनरिजॉल्व कितने हैं, मतलब रिजॉल्व कितने किए उन्होंने मतलब मेंशन किया, उनको बताया कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये दिक्कत है, ये चीजों का मतलब
चेंज करना जरूरी है। अब उन्होंने सॉल्व किया क्या? यस, 100% सॉल्व किया है, 0 अनरिजॉल्व है। अब एक्नॉलेज्ड क्या है? एक्नॉलेज्ड का मतलब ये होता है कि उनको समझ लीजिए एक लॉजिक है, कोई भी बिजनेस लॉजिक होता है, तो हर लॉजिक हर किसी को पता नहीं होता, इस वजह से उनको वो लॉजिक समझ में नहीं आया। ऐसा कितना था? एक था। और उनको जब उनको वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया, उस चीज को मेंशन किया कि यस आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से ये करेक्ट है, तो उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। अब रिजल्ट कितने? 13, मतलब सारे के सारे उन्होंने सॉल्व कर दिए। 14 ढूंढे थे लेकिन उनको समझ नहीं आया था, इसीलिए एक एक्नॉलेज भी उन्होंने कर दिया, मतलब 13 के 13 उन्होंने रिजॉल्व कर दिए। उसमें से क्रिटिकल कितने थे? 14 में से क्रिटिकल कितने थे? 1। अब इसको हम डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, कहाँ देखना है वो भी बताता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या आया था। मेजर कितने थे? मेजर 1 था, वो भी रिजॉल्व है। मीडियम कोई नहीं है। माइनर कितने थे? 2 थे। अब इंफॉर्मेशनल कितने थे? 10 थे। अब इंफॉर्मेशनल क्या होता है ये सब कुछ हमें देखना है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने पर हमारे सामने एक पॉपअप आ जाता है, वो चीजें क्या थी सारी की सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। अब पहला था यहाँ पे क्या है, देखिए एक क्रिटिकल था। क्रिटिकल में क्या था? रिपीट एग्जिट। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रोग्राम में लिखा जाता है रिपीटली एग्जिट हो रहा था, तो वो प्रोग्राम में उन्होंने मेंशन किया, डिस्क्रिप्शन दिया है, ये प्रॉब्लम क्या थी, क्रिटिकल थी और वो कहाँ है, उन्होंने सारा मेंशन किया है, देख लीजिए। root chain manager dot sol lines 252 255 the exit hash is determined by 3 factors। अब ये है ना, इसका मतलब क्या है कि एक ये प्रोजेक्ट जब लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है, उसके फोल्डर्स होते हैं, उसके फाइल्स होते हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है पहले तो। और उसके बाद कौन से लाइन में ये एरर आ रहा है, ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये प्रॉब्लम उन्होंने मेंशन कर दिया। अब ये रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन भी उन्होंने दिया है, क्या? वन नीड टू चेक इन द एल्स केस दैट द फर्स्ट 2 टेबल्स आर 20, we don't allow path ending in extension node here। मतलब वो टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने जो उसको करेक्शन करने के लिए उनके हिसाब से क्या करना चाहिए वो उन्होंने रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है। अब उस पे इन्होंने क्या काम किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिजॉल्व। यहाँ पे क्या दिख रहा है? उन्होंने मेंशन किया, अब ये इन्होंने रिजॉल्व किया। अब ये 14 के 14 अगर हम देखना चाहते हैं तो सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेजर क्या था उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशनल है उस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे 10 क्या क्या थे, कहाँ कहाँ थे, ये देखिए यहाँ पे साइड पे हर किसी पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि सारा कुछ यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। अब ये है ना, उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया। अब यही चीज पीडीएफ में चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करो, पीडीएफ में वो सारा ऑडिट आ जाएगा। 1 मिनट वेट करिए, डाउनलोड हो जाएगा। चलो इसको शायद टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको है ना, आप भी देख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। आ गया एक देखिए आ गया, ये पीडीएफ है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा बड़ा। ठीक है, देखिए ये सारा यहाँ पे भी वही चीज सारी, देखिए यहाँ पे भी 14 है। क्रिटिकल क्या है जो वहां पे वेबसाइट पे, वही चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई है। और इसका इंडेक्स भी है, समरी है, रिव्यू है, फाइंडिंग्स क्या क्या हुई थी, और क्वेश्चन डिस्क्लेमर क्या क्या चेंजेस हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ जो भी काम चल रहा है उसका रिकॉर्डेड क्या है, ऑडिट रिपोर्ट है। अब ये टेक्निकल बंदा अगर कोई होगा तो उसको ये सब चीजें समझ में आ जाती है। मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ, थोड़ा लॉजिकली समझ लेता हूँ, उतना काफी है। ठीक है, तो ये चीजें आप चाहिए तो भी ये समझ सकते हैं अपने लिए। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
प्राइस एनालिसिस भी वो करते हैं, जो कि ऑन चेन एनालिसिस मैंने मेंशन किया था, तो वही चीज है। अब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितना है देखिए, टोकन प्राइस 24 आवर में क्या हुआ है, अभी 1.16 है, 9% उसकी क्या हुई है, प्राइस ड्रॉप हुई है। हाई लो कितना है, ये कॉमन वेबसाइट वाले डेटाज हैं, तो ये मिल जाते हैं। अब प्राइसिंग जो आ रही है, टोकन प्राइस यूएसडी में पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पे लिस्ट वो भी मिल जाती है। मैटिक WETH मतलब वेब इथेरियम के साथ उसका कितना हो रहा है, वो सारा कुछ डेटा मार्केट क्या आती है, सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन करी है, जो कि ऑलरेडी हम सबको बाहर से कई और वेबसाइट से भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखिए, ये सोशल मीडिया भी उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस प्रोजेक्ट का ट्रैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ट्विटर का सोशल रिसर्च रीच डाटा देती है, उन्होंने ट्विटर भी यहाँ पे क्या किया है, इंटीग्रेट करके डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इनके फॉलोअर टोटल एंड डेली न्यू टोटल कितने हैं, देखिए 18 लाख टोटल इसके फॉलोअर हैं पॉलीगॉन के। आज के दिन में कितने बड़े हैं, 886 आज के दिन में फॉलोअर बढ़े हैं इसके। टोटल फॉलोअर टुडे फॉलोइंग कितने हैं, वो यहाँ पे है। ठीक है, ट्वीट्स आज तक इन्होंने कितने ट्वीट्स किए हैं, 8684 टोटल ट्वीट्स इन्होंने किए हैं। आज कितने किए हैं डेली न्यू में, प्लस कितना आ रहा है, नहीं है, आज इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। डेली मेंशंस मतलब एक आध ट्वीट किसी ने कर दिया और आपने उसको मेंशन करके कुछ ट्वीट कर दिया, या तो नाम को सिलेक्ट करके आपने कुछ मेंशन करके उनको एक ट्वीट कर दिया। तो आज तक इनको मेंशन कितने हुए हैं, 3422। आज कितने हुए हैं, 150। मतलब लोग इसके बारे में हर दिन बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब इसका एनालिटिक्स उन्होंने दिया, ये सब हो गए नंबर्स, उसके एनालिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। देख लीजिए यहाँ पे एनालिटिक्स दिया है, प्राइस सेंटिमेंट इंडेक्स, प्राइस सेंटिमेंट जो है, प्राइस जो ऊपर नीचे होता है, उसका सेंटिमेंट किस हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से क्या हो रहा है, न्यूट्रल है, 52% मार्क्स मिले हैं, न्यूट्रल है उसका प्राइस। अब सोशल प्राइस का हो गया, अब सोशल मीडिया का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, 80% पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव। देखिए लोग पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव कितना है, 80%। अब इसीलिए ना हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से रियाज सर भी बात कर रहे हैं, भाई लोग एक मेंशन करो, एक ट्वीट करो, एक कमेंट करो, ये जरूरी है। हम अपनी कम्युनिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे चल के ये सारे जो अभी हम देख रहे हैं पॉलीगॉन के लिए, वो सारा कुछ पॉलीगॉन के साथ साथ में पैनोरामा का भी, तो हमें है ना इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। अब ये प्राइस सेंटिमेंट जो यहाँ पे 52 आज है और 80 है, उसके हिसाब से उसका चार्ट भी इन्होंने पिछले दिनों का मेंशन कर रखा हुआ है, और यहाँ पे चार्ट पे भी दिया है। अब सोशल कीवर्ड, क्या कीवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं इसको ढूंढने के लिए, सोशली ढूंढते हैं लोग क्या, देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे क्लाउड में भी क्या ढूंढ रहे हैं लोग, वो इस राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे मेंशन की है। रिलेटेड न्यूज क्या है, ट्वीट्स क्या है, लेटेस्ट ट्वीट्स क्या है, तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या रखा है, एक डैशबोर्ड रखा हुआ है। अब नीचे चलते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर मतलब क्या, कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर मतलब कौन, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, यूट्यूबर होता है, फेसबुक पे जिसके अच्छे फॉलोअर होते हैं वो हो सकता है, ट्विटर पे जिसके फॉलोअर अच्छे हैं वो हो सकता है। इन सभी पे जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, वो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे लेटेस्ट जो भी है उनका भी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पैनोरामा में भी आएगा। मार्केट वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट
डायमेंशन है, समझ लेते हैं इसको। अब देखिए, इन्होंने जो भी प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस मतलब जो ऊपर नीचे प्राइस हो रही है वो, और वोलेटिलिटी मतलब देखिए प्राइस 30 सेंट थी कुछ दिनों पहले, आज 1.16 पे आ गई, ये प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, ये हो गई प्राइस। अब वोलेटिलिटी होती क्या है समझ लीजिएगा, आज का दिन है, आज के दिन में 24 आवर्स में ये 1.16 ये अभी का करंट प्राइस है, लेकिन ये आज के दिन में 1.30 को भी गया था और नीचे 1.05 पे भी गया था, मतलब 1.05 से लेके 1.30 इतनी उसमें क्या हो रही है, ऊपर नीचे प्राइस हो रही है। इसको कहा जाता है ऊपर वाली प्राइस और नीचे वाली प्राइस, ये जो रेंज है ना, इसको कहा जाता है वोलेटिलिटी। अब ये बहुत ज्यादा होगी तो वोलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये इसमें इन्होंने मेंशन किया है प्राइस एंड वोलेटिलिटी। अब प्राइस का चार्ट इन्होंने डेट वाइज यहाँ पे दिया है। अब वोलेटिलिटी का एक भी इंडिकेटर यहाँ पे दिया है, आरवीआई उन्होंने कहा है। आरवीआई मतलब रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडेक्स। आरवीआई मतलब क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब ये क्या मेंशन करता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये सब दिखे। ओके, यहाँ पे क्या मेंशन करता है, आरबीआई क्या मेंशन करता है, द रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडेक्स मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ वोलेटिलिटी ऑन स्केल ऑफ 0 to 100, reading greater than 50 indicate that volatility is more to upside। मतलब अगर आरबीआई 50 के ऊपर है, इसका मतलब वोलेटिलिटी जो आ रही है ऊपर के, मतलब प्राइस बढ़ने वाली साइड में ज्यादा वोलेटिलिटी, नीचे जाने के साइड पे नहीं, ऊपर जाने वाली साइड पे वोलेटिलिटी ज्यादा है। अगर ये उल्टा होगा तो 50 के नीचे आरबीआई होगा तो इसका मतलब प्राइस नीचे जाने वाली क्या होता है, वोलेटिलिटी जाने वाली मेंशन कर रहा है। ये यहाँ पे समझ में आता है, इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया था। इसको लेके खाली एक चीज समझ के इसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर दिया है। खाली इसको पकड़ के मत जाना, लेकिन ये एक हो सकता है, इसको समझ के, इसको देख के आपको एक आइडिया आ जाता है कि ये वोलाटाइल है, यस वोलाटाइल है, किस जो है बढ़ने वाले साइड पे है या नीचे आने वाले साइड पे, ये आपको पता चल सकता है इससे। अब उसके साथ बाजू वाला जो ये कॉलम है, इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे डेक्स वॉल्यूम लिक्विडिटी मतलब क्या, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसकी वॉल्यूम और लिक्विडिटी कितनी है, ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि मैटिक में कितना लिक्विडिटी लगा हुआ है। अब पैनोरमा आएगा या टीबैक आएगा, उसका पेयरिंग बनेगा अगर टीबैक के साथ तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, फिलहाल 3.0 में है, 2.0 में है, वो भी इसमें इंक्लूडेड अभी जो दिख रहा है अपने को। अब टोटल लिक्विडिटी कितनी है, यहाँ पे डॉलर्स में मेंशन की है, यहाँ पे मेंशन किया है 1.4 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है टोटल। अभी मैटिक में जितने भी पुल बने हुए हैं उन सभी का मिला के कितना है, 1.4 मिलियन डॉलर का खाली। आप समझ लो इस चीज को, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो आपको पता चलेगा कि रिकॉग्नाइजेशन क्या चीज है, यहीं से मिलने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पे मैटिक का वॉल्यूम डेक्स पे, हम ये खाली डेक्स का है, डेक्स में कितना है मैटिक बाय सेल हो रहा है पेयरिंग में, देखिए $51,000 एक दिन का। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो, इसको सिर्फ बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अपनी जो कम्युनिटी है वो तो 60,000 लोगों की है, 60,000 वॉलेट है। अब सभी ने एक भी डॉलर का मैटिक का बाय या सेल कर दिया ना तो यहाँ पे तो $60,000 हो जाते। अब हम तो $5-10 तो कर ही लेंगे, एवरेजली उतना तो कर लेंगे, 5-10 करेंगे तो सोच लो कहाँ जाएगा,
6 लाख डॉलर का वॉल्यूम आएगा। किसमें आएगा? मैटिक में। अब लिक्विडिटी तो 14 लाख की है, अब हम सब ने 1,000 डॉलर की भी लिक्विडिटी डाल दी 60,000 लोगों ने, तो ये तो हो गया कितना? 6 लाख डॉलर। मतलब आधे हम ही हो जाएंगे यहाँ पे। समझ लो इस चीज को, अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा मैटिक भी। अभी फिलहाल मैटिक को इम्पैक्ट करने वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है, लेकिन अब होगा, वो होगा पैनोरमा और टीबैक। अब इससे होगा क्या? देखो इसमें वॉल्यूम का उन्होंने चार्ट भी दिए हैं। ये जो 2 लाइन है, इसमें से नीली लाइन जो है वो लिक्विडिटी, टोटल लिक्विडिटी कितनी है, 6 तारीख को कितनी थी? 15 लाख डॉलर थी। और उसी दिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना था? 44,000 डॉलर का था। अब ये इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अचानक से यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ने का साइन दिखेगा, ये कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करेगा। कई लोग इसको ट्रैक कर रहे होते हैं, इसके फिल्टर्स होते हैं। कहीं अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया तो उसको दिखाने का एक इंडिकेटर्स लगाए गए होते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए हमने लिक्विडिटी डाल दी, लिक्विडिटी भी यहाँ पे बढ़ गई, पहली बात। अब दूसरी चीज क्या होगी? हम लोग विड्रॉल ले रहे हैं और उसको बेच ही रहे हैं समझ लो, या बाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेना देना तो चालू हो जाएगा। अब सबने $10 कर दी तो 6 लाख डॉलर का तो बाइंग सेलिंग हो जाएगा एक दिन में। अब एक दिन में अगर 6 लाख का बाइंग सेलिंग होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? 12 गुना वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब 12 गुना वॉल्यूम जहां पे बढ़ रहा है, लिक्विडिटी दुगना हो रही है, वो किसी ना किसी के तो नजर में तो आएगी ही आएगी। अब ये बढ़ेगा, लोगों के नजरों में आएगा। अब वो देखेंगे ना कहाँ पे बढ़ी है, तो वो दिखेगा नीचे। देखिए एक्टिविटी में, देखिए टॉप डेस्क पेयर एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये ऊपर वाला अभी जो एक्सप्लेन किया, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्या रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है यहीं पे समझ। अब देखो अभी फिलहाल क्या है, जो भी $51,000 का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, किसमें? मैटिक के पेयरिंग्स में। उसमें से सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? यूनिस्वैप के V2 एक्सचेंज से। कितना? 94% का वॉल्यूम वहीं से आ रहा है 51,000 में। अब यहाँ पे हम लोगों ने $6 लाख का वॉल्यूम क्रिएट किया पैनोरामा एक्सचेंज में। तो समझ लो यहाँ पे नंबर 1 कौन आएगा? यहाँ पे कौन दिखेगा? यूनिस्वैप, सुशीस्वैप, शिबा स्वैप। अब कौन दिखेगा? अब दिखेगा नंबर 1 पे पैना स्वैप। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दिखना शुरू हो गया ना, लोगों के नजरों में आ गया भाई, लोगों के नजरों में आ गया, क्योंकि ये ट्रैक करते हैं जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको ये चीजें मालूम है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ये सब पता है उनको। हमको पता नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं। अब सबको ये चीज अगर पता है, जिनको पता है वो लोग देखेंगे। अब वो कहाँ पे है? यहाँ दिख रहा है, देखिए। अब 92% यूनिस्वैप से आ रहा है। एक देखिए, 1, 3 और 4 और 5, ये तीनों जगह यूनिस्वैप है। लेकिन फर्स्ट सबसे ज्यादा कौन से पेयरिंग में आ रहा है? मैटिक WETH, मतलब मैटिक और रैप्ड इथेरियम का जो पेयरिंग है यूनिस्वैप पे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिस्वैप पे मैटिक और WETH का जो भी पेयरिंग है, उसमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। कितना? $45,000 का। 51 में का $45,000 खाली एक ही पेयरिंग में आ रहा है। अब वो उससे ज्यादा 6 लाख का हो गया तो सबसे ऊपर कौन आएगा? यूनिस्वैप नाम नहीं आएगा, एक्सचेंज का जगह पे क्या आएगा? पैना स्वैप आएगा। लिक्विडिटी पूल का नाम आएगा पैना एंड मैटिक, टीबैक एंड मैटिक। अब वॉल्यूम कितना दिखेगा? 6 लाख। तो ये तो नजरों में आएगा ना लोगों के। अब यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है, देख लो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसको डिटेल ही मिल जाएगा, कहाँ जाना है वो भी सीधा सीधा लेके जाएगा। देखिए यूनिस्वैप पे लेके आ गए हैं, यूनिस्वैप पे, ठीक है। तो देखिए यूनिस्वैप पे जो भी उसके पेयरिंग में बने हुए हैं, रैप्ड ETH कितना है,
ये सारा सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। ये सारा स्टडी करने वाले बंदे को सब पता चलता है। यहाँ पे भी बहुत एनालिटिक्स हैं। अब भी हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, तो मैं अभी ये कवर नहीं कर रहा। आप भी एक बार इसको स्टडी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा और चीजें हैं वो समझ लेते हैं। देखिए टॉप लिक्विडिटी होल्डर्स कौन है वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे। कहाँ से? पुल में, ठीक है। पुल में कौन कौन से है वो सब यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। टॉप एडेड लिक्विडिटी कौन कौन सी है, मैटिक ETH की सबसे ज्यादा है। मतलब लास्ट 2 वीक्स पहले $5000 की किसी ने लिक्विडिटी डाली थी, उसका एड्रेस ये है। रिमूव किसने की, वो कितना था, वो देखिए यहाँ पर $47,000 की लिक्विडिटी रिमूव हो गई है। डेट कितना है, सारा कुछ उसका हैश यहाँ पे दिखता है। अब ये हो गया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का डेटा। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का डेटा ऑन चेन एनालिसिस में आ जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइज में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड्स कहाँ पे आएंगे, ब्लॉकचेन पे आएंगे। अब इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखिए टॉप CEX पेयर, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन सा, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, बाइनेंस में 30%, हॉटकॉइन ग्लोबल में कितना हो रहा है 9%, कॉइन बेस्ड एक्सचेंज में हो रहा है 5%, डी कॉइन में हो रहा है 4%, और अदर बाकी छोटे मोटे जो बहुत सारे हजारों सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें 50% हो रहा है। और उसकी वैल्यूम कितनी है, $418 मिलियन। मतलब इसके कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा है। अब ये हो गया 8 गुना क्या, बहुत ज्यादा है। एक 1000 में है और ये मिलियन में, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारे ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसका सिंगल ट्रांजैक्शन भी ब्लॉकचेन पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक वेबसाइट होती है जहां पे किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, उसका मैचिंग हो गया, उसका सेटलमेंट कर दिया। अगर वो बंदा विड्रॉल लेता है तभी एक ट्रांजैक्शन आएगा, नहीं तो किसी ने $10,000 भी वहां पे डाले, 1 साल भी बाय सेल कर रहा है, उसके 10,000 के 1 लाख भी हो गए तो भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज खाली मैचिंग करेगा और उसके यहाँ पे रिकॉर्ड कीप करेगा कि किसने कितना बाय किया, किसने कितना बेचा। और एट लास्ट वो क्या करेगा, कहां से पैसा आया, पहली बार यहाँ पे आया और विड्रॉल होके कहाँ गया, खाली ये 2 एंट्रीज आएंगी। अगर 1 साल भी मैं ट्रेडिंग करूंगा तो एक सिंगल एंट्री नहीं आएगी ब्लॉकचेन। तो ये डेटा एनालिसिस, खाली डेटा सिर्फ उन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उसको एनालिसिस उसका कर नहीं सकते वो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बाइनेंस देगा नहीं हर ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते समझ लेते। परफॉर्मेंस समरी, मैटिक का परफॉर्मेंस समरी, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, टोकन होल्डर्स कितने हैं। देखिए टोकन होल्डर्स कितने हैं इसके, 590,000, मतलब 6 लाख के आसपास होल्डर हैं इसके। हाँ, अब न्यू कितने हुए हैं, 4% इसमें बढ़ोतरी हुई है 24 घंटों में। अब हमारा जो हमने टारगेट लिया था कि 2 लाख वॉलेट एड्रेस होनी चाहिए, देखिए हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं। इतने सालों से मैटिक ऑलरेडी रन हो रहा है, 3-4 सालों से तो मैटिक ऑलरेडी रन हो रहा है, फिर भी 6 लाख पे है। अगर हम 2 लाख अचीव करके स्टार्ट करते हैं तो वो भी एक रिकॉग्नाइजेशन है भाई, समझ लो इस चीजों को। यूनिक एक्टिव यूजर कितने हैं, ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, 3000 ट्रांजैक्शन हुए हैं 24 घंटों में। कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं मैटिक में जो ऑन चेन है, एक्सचेंज में कितना हुआ है उसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, लेकिन ऑन चेन कितने हुए हैं, 3000 ट्रांजैक्शन हुए। कितने वॉलेट में से, फॉर एग्जाम्पल 2000 वॉलेट्स में, मतलब क्या है समझ लो, मैंने एक सुबह $10 का एक मैटिक ट्रांसफर किया और शाम को एक $100 का हो गया। अब मैंने ना 2 ट्रांजैक्शन कर दिए, एक वॉलेट से ही किया, तो यूनिक वॉलेट कितना हो गया, एक ट्रांजैक्शन कितने हो गए मेरे 2। इस हिसाब से 2000 वॉलेट में से 3000 ट्रांजैक्शन हुए। अब उसकी वैल्यू कितनी है, ट्रांसफर जो हुए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, $60 मिलियन की वो ट्रांजैक्शन हुए हैं ऑन चेन। तो ये डेटा भी यहाँ पे है, टोकन होल्डर्स का डेटा भी यहाँ पे आपको मिलेगा, डेली एक्टिव यूजर का मिलेगा, ट्रांजैक्शन का मिलेगा, टोकन ट्रांसफर का मिलेगा, सारा कुछ ऑन चेन एनालिसिस यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। वॉलेट एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अब यहाँ पे जो वॉलेट है 6 लाख वॉलेट है, उसमें से 50% ऐसे वॉलेट हैं जिनका
बाइंग सेलिंग हो रहा हो या कुछ भी हो, जिसमें फर्स्ट टाइम मैटिक गया है, लेकिन आज तक वहां पे वो वॉलेट में मैटिक है, कम ज्यादा हुए होंगे, लेकिन कितने हैं? ऐसे 50% वॉलेट हैं जहां पे मैटिक होल्ड होता है। ये यहाँ पे समझ में आता है। 6 महीने से 24% है, 7 दिन में 1%, मतलब वो नए बनते जाते हैं, हम लोग नए बनाते हैं, उसमें लेते हैं, तो उसका एज कितना बनेगा? आज मैंने नया वॉलेट क्रिएट किया, उसमें मैटिक लिया, तो एज कितना होगा उसका? 1 दिन का, और उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ 10 दिन तक, तो एज बन गया 10 दिन। 10 दिन के बाद 11वें दिन मैंने 10 मैटिक लिए थे, 5 बेच दिए, तो उसकी भी एज काउंट होगी। उस हिसाब से कितने 50% ऐसे वॉलेट हैं कि जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा उसमें मैटिक हैं या उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? गैस गैस फी वी में काउंट होता है। अब हर दिन का वी कितना हुआ है उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पे 131 मिलियन वी का आज का गैस फी गई है इसके ट्रांजेक्शन्स में। अब वी कितना होता है, आप गूगल पे अगर जाओगे 1 GW वी इज टू USD अगर करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 0.5 टाइम्स 0.2 डॉलर आज का रेट है वी का। अब उसके हिसाब से अगर इसको कैलकुलेशन को निकालोगे तो आपको ये भी पता चलेगा 131 मिलियन इंटू 0.000002 करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको कितना डॉलर का गैस फी गया है वो भी आपको यहाँ पे पता चलता है। स्मार्ट मनी टॉप वॉल्यूम एड्रेसेस ऐसे कहाँ पे है? यूनिस्वैप पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है इसका। वॉल्यूम एड्रेसेस मतलब वॉलेट एड्रेस। अब यूनिस्वैप पे जो भी पेयरिंग क्रिएट हुआ है उसका एक ही वॉल्यूम होता है, सॉरी वो एक ही एड्रेस कंसिडर होता है, वहां से ट्रांसफर होके जहां गया वो अलग एड्रेस है। अब यूनिस्वैप में सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? देखिए नेट इनफ्लो कितना है, आउट कितना है, सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने, रिसीव कितना हुआ, सेंड कितना हुआ, नेट फ्लो कितना है 7 दिन का, ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, होल्डिंग्स में कितना है, होल्डिंग बैलेंस कितना है, ये सारा कुछ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब गवर्नेंस ऑटोनॉमी, यहाँ पे ये चीज है कि ये आपने कॉइन मार्केट कैप पे भी ये सब डेटा अवेलेबल होता है, फिर भी एक वो नजर डाल लेते हैं कि होल्डर कितने हैं एग्जैक्ट दिया है। उन्होंने टोकन का एज मैक्सिमम कितना है? 1394 डेज का है। ओके, स्काईनेट मेडन टोकन एज, हाँ इन्होंने स्कैन करने शुरू कर दिए तब से एज कितना है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। असेट होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे 86% ऐसे वॉलेट हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। होल्डर जो है मतलब जो भी होल्ड कर रहे हैं उसमें से 86% ऐसे वॉलेट हैं जिसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा का वैल्यू का मैटिक है। मतलब समझे आप, ऐसे 86% वॉलेट हैं जिसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा क्या है? मैटिक की होल्डिंग है। तो ये सब भी यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन टू 10 मिलियन कितने? 7.4। उसके बाद 100,000 टू मतलब वो 1 लाख से 10 लाख 2.8। यहाँ पे जाओगे तो 10,000 से 1 लाख, सारा कुछ मेंशन उन्होंने किया है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं, समझ में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो टॉप टोकन होल्डर्स के एड्रेसेस भी यहाँ पे जो कि हमें स्कैन पॉलीगॉन स्कैन पे भी मिल जाते हैं। तो यही चीजें हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चीज जो मैंने मेंशन की थी, ये आने वाले दिनों में जब भी टॉप 6, ओके यहाँ पे डेक्स पेयरिंग, ये यूनिस्वैप यहाँ पे दिखा है। समझ लो, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ एक। समझ लो टी बैग का हम सब ने अपना जो लिक्विडिटी डालना है वो सब हमने मैटिक में डाल दिया।
पैना स्वैप में डाल दिया, लॉक कर दिया, अब कितना बड़ा वॉल्यूम वहां पे क्रिएट हुआ। 6-6 लाख, 10-10 लाख डॉलर का भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब वो मेंशन होगा, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब जो लोग देखेंगे तो वो तो मतलब ढूंढेंगे कि ये कौन सा है भाई, ये नया लिक्विडिटी पूल बना है और एक्सचेंज भी नया है, और वहां जाके वो चेक करेंगे। क्या चीजें चेक करेंगे? पहले तो देखेंगे कि लिक्विडिटी कितनी बड़ी है, यहाँ पे बनी है। अब लिक्विडिटी देख ली, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। दूसरी चीज देखेंगे कि यूनिस्वैप पे लिक्विडिटी कभी भी रिमूव हो सकती है। देखा है आपने, $47,000 की भी लिक्विडिटी रिमूव हुई है 7 दिन पहले अचानक से, क्योंकि उसकी जरूरत होगी तो उसको रिमूव करेगा। लेकिन यहाँ आने पर उसको एक चीज समझ में आएगी कि भाई यहाँ पे तो लिक्विडिटी लॉक है, और बहुत लोगों ने लॉक करके रखा है, मतलब ये तो निकाल नहीं पाएंगे, मतलब ये लिक्विडिटी भाई कम तो होने वाली है नहीं। अब वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। कंपैरेटिवली सबसे बड़ा डेक्स प्लेटफॉर्म यूनिस्वैप है, वहां पे मैटिक का जितना वॉल्यूम है उससे भी 10 गुना ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है मैटिक के पेयरिंग में। तो वो बंदा जिसको हम स्टेकिंग प्रोग्राम पता नहीं है, कुछ पता नहीं है सब कुछ, लेकिन वो तो ट्रेडिंग का बंदा है, वो यहाँ पे आएगा और देखेगा, स्टडी करेगा, जो हमने अभी देखा वो सब देखेगा, इससे भी ज्यादा देखेगा, और वो सोचेगा क्या यहाँ पे करूँ कि नहीं करूँ। वो डेफिनेटली करेगा, वो उसका चार्ट्स एनालिसिस करेगा, सारा कुछ देख के उसका एनालिटिक्स लगा के वो बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर देगा। अब साथ ही साथ क्या होगा, पैना स्वैप दिख गया उसको, अब वो देखेगा कि पैना कितने नेटवर्क पे है भाई, पैना का वेबसाइट देखेगा, पैना के कितने नेटवर्क्स पे, 4 नेटवर्क्स पे आ रहा है, तो वो आर्बिट्राज करना शुरू कर देगा। हम लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बाहर के लोग आके करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ये एक मौका है। तो इस वजह से मैंने जो एग्जांपल दिया था क्रिकेट का एक बंदे का, तो उसी हिसाब से लोगों को रिकग्नाइजेशन और अप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी होता है। उसी हिसाब से मुझे लगता है पिछले कई दिनों से हमने बहुत कहा है, डेवलपर को बहुत कुछ कहा है, मैंने भी कहा है, लेकिन आज सर्टिक ने उनको अप्रिशिएट किया है, और उनको जो भी फल मिला है इसकी वजह से इसको रिकग्नाइजेशन भी मिलेगा, और बढ़िया यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है, ये मेरी सोच है। तो यही चीजें हैं जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किया, इस सब को समझ लीजिए। हो सके तो शायद यूट्यूब पे भी कल वीडियो आ जाएगा, तो रिपीटली देखो, आप जाके वेबसाइट पे सर्टिक के जाके ये सब स्टडी करो, समझ लो, और इसके बारे में अपनी राय बना के यहाँ पे होल्ड करो, बाय करो, सेल करो और प्रॉफिट कमाओ। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के सेशन को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, आपने डिटेल में, इनफैक्ट हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे आज हमारे साथ हैं जिनको इन टेक्निकल चीजों को आज हो सकता है अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन जैसे आपने एक बात बोली लास्ट में कि आप यूट्यूब पे जाएगा, इसको हम लोग बार बार देखेंगे, रिपीट देखेंगे, तो हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि जब शुरू में हमको लिक्विडिटी समझाया जाता था तो हमको समझ नहीं आता था, इतना समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे फिर हम लिक्विडिटी समझने लगे, फिर उसके बाद आज हम लोग सर्टिक को क्या चीजें, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन ऑडिट कर रहा है, कितनी बड़ी टीम है, इनफैक्ट यूएसए में इनका हेड ऑफिस है, ये सब चीजों को हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा है। और पहली बार में कभी कभी कोई चीज एकदम समझ नहीं आता है, खासकर टेक्निकल चीजों को पहली बार तो समझ आता ही नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो हम लोगों को धीरे धीरे और इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे आपने एक एग्जांपल के साथ शेयर किया था, मेरे को जब ट्रेनिंग मोटिवेशन लेता था तो मेरे को एक बात बताई गई कि अगर एक किताब, मान लेते हैं किताब मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, जब आप शुरू में पढ़ते हो तो उसमें से कुछ चीजें समझ आती हैं, फिर जब उसी किताब को दोबारा पढ़ते हो तो कुछ और चीजें समझ आती हैं। हर बार जब एक ही चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो उसमें से हमारे लिए अलग अलग किताब, अलग अलग मतलब, जैसे भगवत गीता के लिए भी लोग बोलते हैं कि जब जब हम लोग उसको पढ़ते हैं, जब जब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं,
तो हर बार एक नया उसका एक मतलब नया एक चीज हमको उभर के सामने आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को क्योंकि बहुत ही बारीकी से नितिन सर ने बना के हम सब के लिए दिया है, और बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में एक एक चीज, मेरे ख्याल से आज तक सर्टिक के बारे में इतनी डिटेल में कभी हमारी मीटिंग्स में भी बातचीत नहीं हुई है। तो उन्होंने पूरी एफर्ट करके ये चीज हमारे सामने रखा है। थैंक यू नितिन सर, दिल से थैंक यू वेरी मच। आपने पूरी कम्युनिटी को इस सर्टिक के बारे में, सर्टिक की ऑडिट के बारे में, सर्टिक क्या करता है, कैसे करता है, उसके क्या क्या मायने हैं, वो सब डिटेल में बताने के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आई एम श्योर कल तक आपके पास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको और गहराई से आप इसको अंडरस्टैंड करें। इनफैक्ट ये जो पीरियड हमारा है, जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें और तैयारी करें एक बेहतर भविष्य के लिए, जो कि हम सब के लिए इंतजार कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो सेशन है उसको क्या कहते हैं, एंड करने से पहले आप सबका, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बिहाफ पे मैं नितिन सर को थैंक यू बोलता हूं, और आप सबका भी थैंक यू कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके यहाँ पर मीटिंग में आए, और उन सब का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो इस वीडियो को आने वाले टाइम में यूट्यूब पे देख करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच नितिन सर, थैंक यू वेरी मच। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से आपका थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं कल एक नए प्रेजेंटेटर के साथ, एक नए नॉलेज के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। गुड नाइट। टेक केयर। गुड नाइट। बाय।